प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदेव सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मलक्का के लिए हुई। 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। हॉकिंस फारसी भाषा को बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित था। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया। शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकाल जाने का आदेश दिया। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन दो अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राजदरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 को रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक रहा। इस बीच रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंतम को निर्यात करती थी। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन वेंग्राजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। 1687 तक बम्बई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया तथा बम्बई नगर की स्थापना, एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। ओंगियार ने बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के
सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। ओंगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना की वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी रॉल्ट हुआ। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर ग्रेवियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की जहांरा का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को एक दो जहाज़ों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिली। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज कारखाने खोले गए। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेजी फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास के अधीन आ गईं, जहां 1633 से 1663 के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। वहीं 1683 से 1685 में अंग्रेजी व्यापार स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपियन कंपनियों के अधिकृत और अनधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल से व्यापार करने की अनुमति सुविधा प्रदान हेतु फरमान जारी किया। 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्त खां के आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेज के नेतृत्व में दूतमंडल पहुँचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में हुई। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोल कर लिया। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया। अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों जॉब चार्नॉक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉब चार्नॉक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1691 को जॉब चार्नॉक ने सुतनाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्धमान जिले के जमींदार सोबा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सुतानाती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1698 से 1699 में बंगाल के सूबेदार अजीम अफसान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकता की जमींदारी प्राप्त हो गई। कंपनी को कलिकता, गोविंदपुर और सुतानाती गांव की जमींदारी इब्राहिम खां से मिली। कलिकता, गोविंदपुर और सुतानाती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नॉक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना लिए गए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। बंगाल के अंग्रेज़ों के बारे में शाइस्त खां ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को अंग्रेज औरंगजेब के दरबार में भेजा था। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 को लिया गया। दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 1708 में कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सहूर्द
शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणामस्वरूप खुश होकर फर्रुखसन ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मराठा सेना नायक कान्होजी आंग्रिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेज़ों की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक रूप के बारे में विस्तार से चर्चा की। कल हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।